हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 7 का जो एनसीईआरटी बुक है ज्योग्राफी का, उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 कौन सा है? अवर चेंजिंग अर्थ। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू हाउ you will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. This is because of the movement of molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लिथोस्फीयर जो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो वो जो लिथोस्फीयर होता है ना, वो कई सारे और भी नंबर ऑफ प्लेट्स में टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, तो उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगा कि ये सारे जो प्लेट्स हैं ना, ये कंटिन्यू मूव करते ही रहते हैं, धीरे ही धीरे करते हैं, बहुत धीरे करते हैं। मतलब कुछ मिलीमीटर खसकेंगे हर साल, कुछ मिलीमीटर खसकते हैं हर साल। ठीक है, और इसके पीछे खसकने का जो कारण होता है वो होता है अर्थ के इनसाइड में जो मॉल्टेन मैग्मा होता है ना, वो होता है। अर्थ के नीचे मॉल्टेन मैग्मा है, उसके ऊपर ये प्लेट है और ये मॉल्टेन मैग्मा खसक रहा है, इस वजह से ये प्लेट भी खसक रहा है। The movement of this plate causes changes on the Earth's surface. The Earth movement are divided on the basis of the force which cause them. The force which act in the interior of the Earth are called as endogenic force, and the force that works on the surface of Earth are called exogenic force. ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो प्लेट्स का मूव हो रहा है ना, इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसमें कई सारे बदलाव दिखेंगे, कई सारे चेंजेस आते हैं। जो अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है वो डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज देम, है ना। मतलब ये जो अर्थ का मूवमेंट हो रहा है ये किस बेसिस पे मूव हो रहा है? मतलब ये जो अर्थ का जो मूवमेंट है उसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स है? तो एक जो पहला फोर्स है वो है एंडोजेनिक फोर्स। ये फोर्स वो फोर्स है जो कि अर्थ के अंदर से क्रिएट होता है, एक्ट होता है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंडोजेनिक फोर्स। और वो फोर्स जो कि बाहर से लग रहा है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। यहाँ पे देखते हैं ये एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है इसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स मतलब वो फोर्स जो कि अर्थ के अंदर से लग रहा है। ठीक है, अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक सडन फोर्स होता है, तेजी से लगता है, तो उसकी वजह से आपका अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो होता है और लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, और एक होता है डायस्ट्रॉपिक फोर्स, ये और ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, इससे पहाड़ जो है बनते हैं इस तरह के फोर्स से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्स से क्या क्या क्रिएशन हो रहा है। फिर हम जानते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, ये बाहर से पड़ता है, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये तो अंदर में पड़ गया, क्रस्ट के नीचे जो हो रहा है वो चीज़ है। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, उसके उस पर पड़ता है, ऊपर से। तो ये दो तरह का होता है, पहला होता है इरोजनल फोर्सेस और दूसरा होता है डिपोजिशनल फोर्सेस। ठीक है, और ये किस वजह से होता है? रिवर की वजह से होता है, विंड की वजह से होता है, सी वेव्स की वजह से होता है और ग्लेशियर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इन सब की चीज़ की वजह से ये जो आपका इरोजनल और डिपोजिशनल वाला जो प्रोसेस है वो होता है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एंडोजेनिक फोर्स sometimes provide sudden movement and the other times provide slow movement. सडन मूवमेंट की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक होता है एंड वॉल्केनो होता है। ठीक है, और इससे कई सारा मास डिस्ट्रक्शन होता है सरफेस ऑफ अर्थ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वॉल्केनो है ना। तो वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टेन मेटल इरप्ट्स सडनली। मतलब वॉल्केनो क्या होता है? वो छेद या वो नैरो पैसेज या ओपनिंग या वेंट जहाँ से जो मॉल्टेन मैग्मा है वो बाहर आता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से मॉल्टेन मैग्मा बाहर आया और ठंडा होता गया, और एक तरह से यही आगे चल के फिर आपका लावा बनता है, लावा फिर ठंडा होकर पत्थर बन जाता है। सिमिलरली when the lithospheric plate move, the surface of earth vibrate, the vibration can travel all round the earth, this vibration are called earthquake. जब भी लिथोस्फीयर का प्लेट जो है मूव करता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, और यही वाइब्रेशन जो होता है पूरे अर्थ भर में होता है, और इसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, अब ये वो प्लेस ऑफ अर्थ वेयर मूवमेंट स्टार्ट, मतलब अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस कहते हैं, है ना। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड इपीसेंटर। यहाँ पे आपको इस डायग्राम से बताता हूँ। ये जैसे ये मोटा सा क्या है? ये है क्रस्ट है। ठीक है, अब इसी क्रस्ट के इस हिस्से में क्या हो गया? यहाँ से कुछ मतलब ये जो प्लेट है टकराया, तो यहाँ से मूवमेंट कुछ हुआ, तो यहाँ से क्या हो गया? वाइब्रेशन निकला। ठीक है, वाइब्रेशन निकला,
तो इसे हम कहेंगे, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं अर्थक्वेक जो है ऑकर हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है, तो ये अर्थ जो सरफेस है उसके नीचे है। अब इसके जस्ट अबव, जस्ट इसके ऊपर अगर हम ये जो अर्थ का जो सरफेस है ना, पीला पीला भाग दिख रहा है, ये सरफेस का अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, उसके जस्ट ऊपर में जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, ईपी सेंटर। ठीक है, उसे हम कहेंगे ईपी सेंटर। ठीक, ये हो गया ईपी सेंटर। ठीक, मतलब जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ या सेस्मिक एनर्जी का ओरिजिन हुआ, स्टार्ट हुआ, उसे हम कहेंगे फोकस। और जस्ट उसके ऊपर जो अर्थ का सरफेस है, उस सरफेस का जो पॉइंट है उसे हम कहेंगे ईपी सेंटर। ठीक है, अब यही जो ईपी सेंटर है ये वाइब्रेशनल क्या बोलते हैं ट्रेवल्स होता है आउटवर्ड फ्रॉम ईपी सेंटर एज अ वेव, मतलब यहाँ से बाहर की ओर जो है वेव्स बहता है। ठीक है, और यही वेव्स जो होता है ये बहुत डैमेज करता है ना, और यही है आपका अर्थक्वेक। मतलब इस ईपी सेंटर के पास में जो भी घर होंगे, ठीक है, जो भी घर होंगे, जो भी रह रहे हैं, है ना, वहाँ पे अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होगा, है ना। और थोड़ा सा जो दूर में है, जहाँ पे अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशन है थोड़ा ईपी सेंटर से बहुत दूर है, मतलब जैसे यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ईपी सेंटर से बहुत दूर है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशन है वो कम महसूस होगा, है ना। अर्थक्वेक का जो डिजास्टर है वहाँ पे फिर कम मतलब नुकसान जो है वो भी कम होगा, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ में आए, फोकस क्या होता है, ईपी सेंटर क्या होता है, और वेव क्या होता है। ठीक, although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. Some common earthquake prediction method adopted locally by people include studying animal behavior, fish in pond, alligator, snakes come to the surface. मतलब ये कहा जा रहा है कि earthquake को समझना कब आएगा ये बहुत मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है ना। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम पहले से प्रिपेयर रहें। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो लोकल लोग इसके अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि एनिमल्स का बिहेवियर को स्टडी करना, जैसे मछली जो है तालाब में वो छटपटाने लगती है, ठीक है, जो सांप है जो ज़मीन के अंदर रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो ये सारे जो है एक तरह से इंडिकेशन है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक, मेजर लैंडफॉर्म्स, अब कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स है। The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of rock on the earth's surface, erosion of wearing away of landscape by different agents like water, ice and wind. The eroded material is carried away, transport, the process deposition create landform. Landforms जो होता है ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी लैंडफॉर्म आपको अर्थ क्रस्ट में दिख रहा है, अर्थ के सरफेस में दिख रहा है, ये कंटिन्यूसली टूटता रहता है, जुड़ता रहता है, जिसे हम वेदरिंग और इरोजन कहते हैं, है ना। वेदरिंग क्या होता है, जो भी रॉक है उसका टूटना उसे हम कहते हैं वेदरिंग। इरोजन क्या होता है, वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट, मतलब घस के छोटे छोटे टुकड़ों में घिसते जाना, है ना, उसे हम कहते हैं इरोजन। तो ये घसता किससे, जैसे कि पानी बह रहा है पत्थर पे, विंड बह रहा है ना, आइस है जम रहा है फिर पिघल रहा है, तो जिस भी पत्थर पे या जिस भी जमीन पे ये हो रहा है तो उसे वो छोटे छोटे मतलब घिस के वेयरिंग अवे करता जाता है, घसता जाता है ना। तो इस घसने वाले प्रोसेस को, इस वेयरिंग अवे जो हो रहा है लैंडस्केप का, उसे हम क्या कहते हैं, इरोजन। और सीधा ब्रेकिंग हो रहा है, रॉक का टुकड़ा हो रहा है, टूटता जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेदरिंग। अब यही जो इरोडेड मटेरियल है ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर से, विंड से, और कहीं और दूसरी जगह जाके ये डिपॉजिट हो जाता है ना। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें टूट रहा है इसे हम इरोजन कहेंगे, और ये जो सारे के सारे जो इरोडेड मटेरियल है कहीं जाके इकट्ठा हो गए उसे हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। और यही जो इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है यही कई सारे नए नए डिफरेंट लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब कोई जो बड़ा सा चट्टान था वो घिस के समतल जमीन बन गया, और इसी के टुकड़े कहीं जाके इकट्ठे हो गए तो वो कहीं पे कुछ और बना दिए, कुछ और फॉर्म कर लिए, या प्लेन एरिया फॉर्म कर लिए, या कहीं वैली में जाके डिपॉजिट मटेरियल जो है इकट्ठा होने लगा, तो वो जो वैली था उसको बराबर करके प्लेन बन गया वो। ठीक है, तो ये एक प्लेन वाला लैंडफॉर्म बन गया। तो ये जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं ये डिपोजिशनल और इरोजनल प्रोसेस से बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसी को ही कहते हैं हम एक्सोजेनेटिक फोर्स, जिसमें इरोजनल और डिपोजिशनल हो रहा है। इरोजनल समझ में आ गया, वही जो वेदरिंग वियरिंग अवे हो रहा है, किसके वजह से, नदी, हवा, सी वेव्स, ग्लेशियर की वजह से। फिर उसके जो टुकड़े हैं वो कहीं और जाके इकट्ठा हो गए, उसे हम क्या कह दिए, डिपोजिशनल। तो इन दोनों वजह से भी
कई सारे लैंडफॉर्म्स जो होते हैं क्रिएट होते हैं। एक बार वो चार्ट को याद रख लेंगे ना तो बाकी सारा चीज आप अपने आप पूरा लिख लेंगे, है ना। वर्क ऑफ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टेप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टेप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। मतलब ये कह रहे हैं कि जो नदियां हैं वो कंटिन्यू इरोड करते रहते हैं जो भी लैंडस्केप है उसको, ठीक है। अब जैसे रिवर है वो कहीं एकदम सीधे खड़े चट्टान से अगर गिर रहा है ना, और रॉक के ऊपर से वो गिर रहा है और स्टेप वैली है तो वहां से गिर रहा है, तो क्या बनता है, ये आपका वाटरफॉल बनता है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये जो है आपका हार्ड रॉक हो गया, ठीक है, और यहाँ से पानी जो है सीधा स्टेप साइड है, एंगल है इसका जो चट्टान का, वहां से गिर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये वाटरफॉल हो गया। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग large bends known as meanders due to continuous erosion and deposition along the side of the meander. The end of the meander loop come closer. It is due to the course of time meander loop cut river oxbow lake. देखिए अब इसको मैं सीधा सिंपल तरीके से बताता हूँ ये क्या चीज़ है ना। जैसे अब ये नदी है ना, यहाँ से बहा है ना, ये नदी है, बहते बहते एक जगह पे आया। अब अपने साथ में पहले तो ये क्या होगा कि ये बहते बहते आया है ना, और कहाँ पे बह रहा है, जमीन में, ठीक है, समतल जमीन है, बराबर जमीन है, वहाँ पे बह रहा है। अब बहने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सीधा सीधा तो नहीं बहेगा, थोड़ा आड़ा तिरछा घुमावदार बहता है, ठीक है। तो ये जो इतना ज़्यादा घुमाव सा हो गया ना, ये देख रहे हैं, ये एकदम घुमाव सा हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो एकदम घुमावदार जगह हो गया इसे हम क्या कहते हैं, मिएंडर, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मिएंडर कहते हैं, MEANDER। अब क्या होता है, ये घूमते घूमते इतना मोड़ आता जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि ये जो नदी का जो धारा है ना, इस मोड़ को साइड छोड़ के फिर इससे टच हो जाता है, फिर सीधा सीधा बहने लगता है और इसको अलग थलग छोड़ देता है। जैसे ये आला छोड़ दिया है, देख रहे हैं, ये भी पहले कहीं ना कहीं इधर से ऐसे ऐसे बह रहा था, ऐसा यहाँ से ऐसे ऐसे करके, है ना। अभी धीरे से क्या हो गया, ये कुछ और डायरेक्शन में बह गया और इस जगह को छोड़ दिया। तो मिएंडर क्या होता है, वो मोड़ को बोलते हैं। और अगर वही मोड़ अगर छूट जाता है ना, ये छूट जाता है और नदी किसी और डायरेक्शन में बहने लगता है और दूसरी जगह से, तो यही जो एक छूटा हुआ जो जगह जहाँ पे पानी भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्स बाव लेक, OX ऑक्स बाव लेक, ठीक है, कट ऑफ लेक है, समझ रहे हैं। अब क्या होता है, एट टाइम रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। अब क्या होता है, जैसे कि ये नदी है, ये बह रहा है ना, बहते बहते कभी कभार क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो जो भी इसके सेडिमेंट्स है वो आजू बाजू फैल जाते हैं, ठीक है, आजू बाजू फैल जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लड प्लेन्स कहते हैं। आजू बाजू जो भी इस नदी का मिट्टी जो है बाढ़ आने की वजह से, बाढ़ के समय में जो भी मिट्टी दूसरे जगह से लाया था, है ना, और पानी का स्तर एकदम बढ़ गया था, फ्लड आ गया था, तो ये जो फ्लड आया था ना, तो वो सारे मिट्टी कहीं से और लेके आया था, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्लेन रीजन बना देते हैं। तो उस प्लेन जगह को क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिट्टी जमा कर दिया और ये जो नदी है वापस से पुराने स्थिति में फिर बहने लगा, तो ये जो प्लेन रीजन है इसे हम क्या कहेंगे, फ्लड प्लेन्स कहेंगे, ठीक है। अब इसी फ्लड प्लेन में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उठा हुआ रहता है, कुछ हिस्सा ऐसा हुआ रहता है जो उठा सा रहता है। ये देख रहे हैं, ये फ्लड प्लेन में कुछ हिस्सा है जो उठा है, उसे हम कहते हैं लीव्स, LEVES, ठीक है, लीव्स, LEVES। एज द रिवर अप्रोचेस द सी। अब यही जो नदी है जैसे ही समुद्र के पास पहुंचते हैं तो इसका जो स्पीड है ना वो घट जाता है, ठीक है, उसका जो स्पीड है वो घट जाता है। और वही जब स्पीड घट जाता है तो वो ब्रेक हो जाते हैं कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में, ठीक है। अब जैसे नदी एकदम तेजी से बह रहा है और यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र है। अब जैसे ही यहाँ पे ये जो समुद्र है, यहाँ पे आके ये नदी का जो धारा मिलने वाला रहता है ना, तो इसका स्पीड जो है ना बहुत स्लो हो जाता है, बहुत जो तेजी से इधर बह रहा था ना ये स्लो हो जाता है। अब स्लो होने की वजह से क्या होता है, ये कई सारे धाराओं में, डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाते हैं, ठीक है। जो पहले एक सिंगल जो था नदी था वो बह रहा था, वो कई सारे और स्ट्रीम्स में बढ़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो मेन रिवर है आके इस समुद्र से मिला ना, तो आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे और नाली से बना दिया इसमें, है ना, धारा स्ट्रीम्स बन गए, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगेन टू डिपॉजिट इट्स लोड्स, इट डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फॉर्म ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। मतलब ये कहा जा रहा है, अब यही सारे जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है ना, जो मेन नदी था यहाँ से बहते हुए आया और ये जो समुद्र है उससे मिला,
तो मिलने से पहले क्या हो गया, स्लो हो गया। स्लो होने की वजह से कई सारे और धाराओं में बढ़ गया, देख सकते हैं आप, अलग अलग धाराओं में बढ़ गया, है ना। और स्लो होने की वजह से क्या हुआ कि अपने साथ में जो भी डिपॉजिट लेके आ रहा था, जो भी लोड लेके आ रहा था, जो भी सेडिमेंट्स लेके आ रहा था, वो छोड़ देता है ना, समुद्र के पास में। और वहाँ पे बहुत सारे मिट्टी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो समुद्र के पास में जो इतने सारे सेडिमेंट्स का कलेक्शन हो जाता है ना, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा, DELTA, ठीक है। मतलब वो माउथ जहाँ पे मेन रिवर सी से मिलता है और वहीं पे जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे सारे के सारे सेडिमेंट्स को छोड़ देता है। तो वहाँ पे एक तरह से लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं, DELTA, डेल्टा, ठीक है। तो ये भी एक लैंडफॉर्म है। अब जानते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। ये जो समुद्र के जो वेव्स है, सी वेव्स है, ये क्या काम करते हैं, ये कैसे इरोजन डिपोजिशन करते हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स विच गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म. Sea waves continuously strike to the rock. Crack developed over time. They become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea waves. मतलब ये कह रहे हैं कि एक खड़ा सा चट्टान है ये, ठीक है, चट्टान है। अब ये समुद्र का जो लहर है ऐसा आ रहा है, बह रहा है, उसको टकरा रहा है, इससे टकराते जा रहा है। टकराने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इरोजन हो रहा है, क्रैक हो रहा है पत्थर में, ठीक है। ये जो रॉक है इसमें इरोजन हो रहा है, क्रैक हो रहा है। इससे क्या हो गया, एक केव सा बन गया, ठीक है। इसमें एक हॉलो सरफेस बन गया जिसे हम क्या कहेंगे, केव, सी केव, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, सी केव, मतलब गुफा सा बन गया। अब यही सी केव जब इसमें और पानी पड़ता जाता है और समय के साथ में इरोजन होता जाता है तो क्या होता है कि ये पूरा आर पार हो जाता है। छेद ना जो है ना, यहाँ से जैसे चालू हुआ है तो ये उस पार तक निकल जाएगा, लेकिन ऊपर में रूफ रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी शुरुआत में मिट्टी जो चट्टान था, पत्थर था, इरोड होते गया सी वेव्स की वजह से, और पहले गुफा बना होगा। अब वो गुफा धीरे धीरे खसकते पूरा आप देख सकते हैं, पूरा आर पार दिख रहा है। मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं तो समुद्र का उस पार पूरा नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा एक होल सा हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सी आर्क, SEACARCH, सी आर्क, ठीक है। अभी इसके ऊपर में रूफ जो टॉप है वो है ना, बस होल हो गया, पूरा आर पार दिख रहा है, तो इसे हम सी आर्क कहेंगे। अब यही सी आर्क धीरे से क्या होता है, जो इसका रूफ टॉप है, ये जैसे जैसे समय के साथ साथ में क्या बोलते हैं वेव्स पड़ता जाता है, तो ये जो ऊपर का जो ये रूफ टॉप है वो भी घिसता जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है, तो ये क्या हो जाता है, पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। तो फिर एक अलग सा चट्टान बस बच जाता है, ठीक है। ये भी एक समय के बाद में एक अलग सा सिर्फ चट्टान बच जाएगा। तो ये जो अलग सा जो एक रॉक, ये जो वॉल लाइक फीचर्स बच गया, ये दीवार से जो अलग सा बच गया, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैग, STACK, स्टैग, ठीक है, STACKS, स्टैग्स। द स्टेप रॉकी कोस्ट राइजिंग वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। एक मिनट रुक जाए इसको। अब ये जो सीधा खड़ा जो चट्टान है ना, सीधा खड़ा जो चट्टान है जो कि एकदम सीधा वर्टिकल है, इसके समुद्र के जो वेव आ रहा है ना, यहाँ से जो वेव आ रहा है उसके एकदम सीधा खड़ा है, वर्टिकल खड़ा है ना, स्टेप साइड है। तो ये जो सीधा खड़ा चट्टान है इसे हम क्या कहते हैं, सी क्लिफ, SEAC क्लिफ, CLIFF, ठीक है। तो समझ में आया, ये सब चीज को समझ लीजिए, स्टैग क्या होता है, सी आर्क क्या होता है, सी केव्स क्या होता है, सी क्लिफ्स क्या होता है, ये कैसे बनता है। ये भी डिपोजिशनल इरोजन प्रोसेस हो रहा है, किसका, सी वेव्स के जरिए, पत्थरों का, ठीक है, उस सी क्लिफ्स का, उस चट्टानों का, ठीक है। अब आइस का जानते हैं, यहाँ पे कैसे आपका डिपोजिशनल इरोजन होता है और यहाँ पे क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं। वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below. Glacier curve out deep hollow there. As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lake in the mountain. The material carried by glacier such as rock, big and small, sand and silt gets deposited. This deposits form glacial moraine. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं, पहाड़ों में ना जो नदियाँ बहती हैं वो जम जाती है ना, परमानेंटली जम जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर ऑफ आइस। अब यही रिवर ऑफ आइस क्या होता है, कभी कभार जो मिट्टी है, चट्टाने हैं, पत्थर हैं, उनको तोड़ने लगती है ना, और या फिर बह के नीचे आ जाती है, यही सारे ग्लेशियर गर्मी के समय में। तो जब ये बहता है ना, और जब खसकता है तो ये कुछ चट्टानों को अपने हिसाब से तोड़ने लगते हैं, कार्व आउट करते हैं, ठीक है, कार्विंग करना है ना, अपने हिसाब से उसको जगह बनाना, ठीक है, टकरा के, है ना। तो इससे क्या होता है कि
पहाड़ों में कई सारे ब्यूटीफुल लेक्स बन जाते हैं, है ना, जो पहाड़ है उसमें कई सारे लेक्स बन जाते हैं, है ना। और इन्हीं लेक्स में क्या होता है, कभी कभार जो भी मटेरियल जो है ना, जो भी मटेरियल जो ये ग्लेशियर है पिघलने के साथ साथ जो भी इरोड करके जो भी पहाड़ के जो भी मटेरियल से अपने साथ ला रहा है ना, उनको इन लेक्स में, उन गड्ढों में ला के छोड़ देता है, डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो ये जो बिग रॉक, स्मॉल रॉक, सैंड, सिल्ट जो डिपॉजिट हो गया उसे हम कहेंगे, दिस डिपॉजिट को, इस यानी सारे डिपॉजिट को कहेंगे ग्लेशियल मोरेन, ठीक है। समझ में आया? मतलब पहाड़ में बर्फ जमा, बर्फ पिघला तो अपने साथ में मिट्टी, कंकर, पत्थर लाया, उस कंकड़, मिट्टी, पत्थर को कहीं पे ले जाके इकट्ठा कर दिया ना, तो वो जहाँ पे भी ये डिपॉजिट होगा उसे हम ग्लेशियल मोरेन कहेंगे, ठीक है। और जब भी ऐसी ग्लेशियल जो है मेल्ट होता है ना, तो कभी कभार वो पहाड़ों में गड्ढा बना देते हैं और उस गड्ढों में पानी भर जाता है, तो उसे हम लेक्स कहते हैं, है ना, ग्लेशियल लेक, ठीक। अब वर्क ऑफ विंड, तो अभी आपने आइस क्या पढ़ा कि कैसे आइस जो है इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कर रहा है। अब आइस का क्या बोलते हैं, जो विंड है, हवा है, वो कैसे कैसा लैंड फॉर्म बनाता है, ठीक है। तो जो इरोजनल डिपोजिशन जो डेजर्ट में होता है विंड का, वो एक्टिव एजेंट है। तो विंड क्या है, एक एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन करने वाला डेजर्ट में। अब ये क्या होता है कि डेजर्ट में जो भी रॉक है ना, कोई पत्थर वत्थर है ना, अब पत्थर है, जैसे कि कुछ रॉक होते हैं जिन्हें हम मशरूम रॉक कहते हैं ना। अब ये मशरूम रॉक कैसे बनता है उसको समझते हैं। जैसे ये बड़ा सा एक रॉक है ना, इसी चीज को ही सारा को समझा रहा हूं मैं। अब ये जैसे बड़ा सा रॉक है, अब क्या होगा कि हवा बहेगा, है ना। अब जब ये हवा बहेगा तो अपने साथ में कई सारे कंकड़ पत्थर भी लेके आएगा, जो कि इस पहाड़ के नीचे हिस्से में टकराएगा, ठीक है, नीचे हिस्से में टकराएगा। इससे क्या होगा, ये घिसने लगेगा, घिसते घिसते क्या होगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, नैरो बॉटम, ठीक है, इस तरह का, ठीक। क्योंकि ये हिस्सा कहाँ चला गया, घिस गया, इरोजन हो गया, हवा अपने साथ में इसको इरोड करता रहा, ठीक है, अपने साथ में जो भी मटेरियल ला रहा था उसको इरोड करता रहा, और यहाँ से भी जो भी मटेरियल थे जो इरोड हो रहे थे वो कहीं और जाके इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से दिखेगा कुछ। तो ये कुछ इस तरह का ऐसा पहाड़ सा बन गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक, ठीक है। मशरूम रॉक क्या होता है कि नीचे का जो बेस होता है वो सकरा होता है और ऊपर चौड़ा सा होता है, तो ये इस तरह का रॉक बनता है। और ये कैसे बनता है, पहले कुछ इस तरह का था, लेकिन जैसे यहाँ से हवा बहता गया बहता गया बहता गया, इसको काटता गया और इस तरह का कुछ पतला सा शेप ला दिया, तो इसे हम कहते हैं मशरूम रॉक, ठीक है। अब यहाँ से जो भी कंकड़ पत्थर इस बड़े से रॉक से निकला होगा, इरोड हुआ होगा, वो कहीं और जगह पे जाके इकट्ठा हो गया होगा और छोटा मोटा वहां पे एक हिल सा बना लिया होगा, है ना, रेत का टीला बना लिया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ इकट्ठा हो गया होगा मटेरियल, है ना। तो ये जो रेत का टीला बना है उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, मतलब वही रेत का टीला ही बोलते हैं ना। जहाँ पे क्या होता है कि जो सैंड के जो ग्रेन्स है जो कि बहुत फाइन और लाइट होते हैं, वो सारे के सारे बहुत दूर से आके इकट्ठे होते जाते हैं और एक जगह पे इकट्ठे होके वो एक तरह का सैंड ड्यून बनाते हैं ना। तो ये रेत का टीला है, जैसे ये सैंड ड्यून हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये जो फिगर देख रहे हैं ना, ये सैंड ड्यून्स है, ठीक है। और यही सैंड का जो डिपॉजिट है कभी कभार बहुत बड़े एरिया में ऐसी फैल भी जाता है, ठीक है। टीला नहीं बनाएगा तो, और ऐसी नॉर्मली फैल गया सिर्फ, तो उसे हम क्या कहेंगे, लोइस कहेंगे, LOESS, लोइस, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना, चाइना में आपको ये लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस मिलेगा। मतलब अगर एकदम पूरे प्लेन एरिया में रेत ऐसे फैल गया पूरा बराबर ऐसा, तो इसे हम लोइस कहेंगे। और अगर यही रेत फैल के ऐसा टीला सा बना देता है, देख रहे हैं, ऐसा टीला सा बना दिया, हिल सा बना दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, सैंड ड्यून्स, SAND, सैंड ड्यून्स, DUNES, ड्यून्स, ठीक है। तो समझ में आ गया सैंड ड्यून्स क्या होता है और लोइस क्या होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।